वेलकम बैक टू आवर चैनल CUET मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं 6th चैप्टर द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। फर्स्ट लेक्चर हमने कवर कर लिया एंड नाउ इट इज द सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड ऑल्सो अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। सो जल्दी से बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। लास्ट लेक्चर हमने ख़त्म करा था इस बात पर कि जो राजनारायण है वो इंदिरा गांधी के इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करते हैं। इलाहाबाद का हाई कोर्ट उनके इस पिटीशन को मान जाता है एंड जिसके वजह से इंदिरा गांधी को बोल दिया जाता है कि नाउ शी कैन नो लॉन्गर बी एन MP, जिस करके वो PM भी नहीं रह सकते हैं। एंड अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि अपनी सीट बचाने के लिए वो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देती हैं। अब यहाँ से हम इस लेक्चर को दोबारा स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इमरजेंसी किस ग्राउंड्स पे डिक्लेयर हुई एंड उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे। जो 1971 के इलेक्शंस हुए थे उसमें इंदिरा गांधी रायबरेली से अपने इलेक्शंस लड़ रही थी एंड उन्हीं के ऑपोजिशन में कौन खड़ा था? राजनारायण। जो राजनारायण है वो एक सोशलिस्ट लीडर थे एंड उनका ये कहना था कि इंदिरा गांधी ने अपने इस 1971 का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था MP वाला, उसके अंदर उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ करा है एंड शी हैज़ डन सर्टेन माल प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जो कि इंडिया के इलेक्शन लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है, गलत है एंड इस वजह से इनका इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए, जिसके वजह से ये एक MP नहीं रह सकती हैं। ये जिस ग्राउंड्स पे उन्होंने जो इलेक्शन जो पिटीशन डाली थी इंदिरा गांधी के 1971 इलेक्शंस को लेकर, इसके ऊपर जो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो 12 जून 1975 को अपना जजमेंट देते हैं एंड वो अपने जजमेंट में इस बात को सही मानते हैं कि हाँ, इंदिरा गांधी ने सर्टेन माल प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं अपने 1971 के इलेक्शंस में जो इंडिया का इलेक्शन लॉ वेरीफाई नहीं करता है, जिसको वो मान्यता नहीं देता है, जिसके वजह से उनके इलेक्शन को रद्द करना पड़ेगा एंड साथ ही साथ उनके ऊपर एक पनिशमेंट भी लगाता है कि फॉर द नेक्स्ट 6 years शी वोंट बी अलाउड to contest for the post of for an MP in लोकसभा। ये जो रिजल्ट आता है, जो जजमेंट आता है जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा का, इससे ऑफ कोर्स कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी बिल्कुल नाखुश होती हैं, जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती हैं इस जजमेंट के अगेंस्ट। जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करा जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी एक पॉइंट पर अग्री कर जाता है हाई कोर्ट के इस जजमेंट से कि हाँ, इंदिरा गांधी, मतलब जो जिस बेस पे पिटीशन फाइल करी गई थी रिगार्डिंग माल प्रैक्टिसेस, कि हाँ, इंदिरा गांधी ने कुछ माल प्रैक्टिसेस करे हैं। अगर इन माल प्रैक्टिसेस की बात करें इलेक्शंस को लेकर, तो राजनारायण ने क्या लिखवाया था अपने पिटीशन में? ही हैज़ मेंशन्ड कि इस दौरान 1971 वाले इलेक्शन में उन्होंने कंबल बंटवाए हैं मुफ्त के, अल्कोहल या लीकर बंटवाई है मुफ्त के, इवन मनी भी दिया है कई सारे गरीबों को। इट इज़ मोर लाइक करप्टिंग देम, जो कि एक तरीके से वोट खरीदना हुआ है एंड ये चीज़ इंडिया में अलाउड नहीं है। जो पॉलिटिशियंस कई बार क्या करते हैं कि वो दारू बंटवा रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं कि आप हमारे नाम का वोट डाल कर आओ, आपको हम 500 रुपये देंगे, 1000 रुपये देंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इलीगल अगर कभी कहीं से पता लगता है तो इस पर्सन की, जिसने भी ये सारे काम करे, उसके इलेक्शन को रद्द कराया जा सकता है। इसी बेसिस पर इंदिरा गांधी के भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करा था राजनारायण ने एंड जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है उसने भी इस बात को माना था एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना। बट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या करा, उन्होंने इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके ऊपर पार्शियल स्टे लगा दिया कि अभी ये केस की आगे भी सुनवाई होनी है। फॉर नाउ जो पनिशमेंट है इंदिरा गांधी की, वो फिलहाल पनिशमेंट क्या है, दैट वो एक MP तो रह सकती है लेकिन वो लोकसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। बस जैसे ही इंदिरा गांधी को ये एक ऑफिशियली डिक्लेरेशन मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाँ, फिलहाल वो एक MP है, तो वो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाती हैं एंड 25 जून 1975 को रात होते होते वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद, उनको बोलती है कि इंडिया में इमरजेंसी लगा दी जाए। ठीक है, इस दौरान क्या देखने को मिल रहा था कि जो जयप्रकाश नारायण है, JP नारायण, लोकनायक जिनको कहते हैं, वो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 25 जून 1975
में सुबह से ही मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे इंदिरा गांधी के रेजिग्नेशन के लिए कि वो एक लीगल एमपी नहीं है, उनको अपने पोस्ट से अब हटना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने चीटिंग करी है। एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इन बात को मान ली है। एंड वो रादर पुलिस को भी कहते हैं, आर्मी को भी कहते हैं कि आप एक ऐसे इलीगल इमोरल लीडर की बात मत मानिए एंड गवर्नमेंट की कहीं से भी सहायता ना करिए। सो इतने सारे प्रेशर के बीच में इंदिरा गांधी अगेन आर्टिकल 352 का यूज करने को कहती है फखरुद्दीन अली अहमद को। एंड फखरुद्दीन अली अहमद ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। अब जैसे ही इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होगा तो जो इंडिया के जितने भी फेडरल फीचर्स है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है स्टेट एंड सेंटर के अंदर, वो फेडरल फीचर्स खत्म हो जाएंगे। जो इंडिया है वो एक प्रॉपर यूनिटरी कंट्री बन जाएगी जिसके अंदर सारे रूल, सारे डिसीजन किसके लगेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। हर एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी के हाथ में आ जाएगी। सो वो जिस स्टेट में जो करना चाहती है वो कर सकती है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज नहीं कह सकती है। इंदिरा गांधी का कहना था कि इस दौरान बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशंस कंट्री में स्टार्ट हो गए थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस हद से ज्यादा बढ़ गया था। जो अपोजिशन पार्टी है वो लोगों को भड़काई जा रही थी एंड जो गवर्नमेंट का मेन मकसद था सोशलिस्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने का, वो कभी भी इंप्लीमेंट नहीं होने देती क्योंकि अपोजिशन जो है वो गरीबों को भड़का रही है, बाकी लोगों को भड़का रही है कि सरकार तुम्हारा भला नहीं करने वाली है। सो कंसिडरिंग दीज ऑल पॉइंट्स इन माइंड, इंडिया में जरूरी हो गया था कि वो नेशनल इमरजेंसी को लगाए ताकि सरकार अपने डेवलपमेंटल काम पे फोकस कर सके। ठीक है, प्लस जो हमारा नेशनल इमरजेंसी होता है इस दौरान 1975 तक हमारे जो लेजिस्लेचर्स थे, मतलब इमरजेंसी लगने के बाद फुल पावर था कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी सिटीजन से लिए जा सकते हैं, वो भी सारे की सारे। बट आफ्टर दिस इमरजेंसी बहुत सारे अमेंडमेंट्स देखने को मिलते हैं जिससे आगे एक पॉइंट पे ये भी क्लियर हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स अगर लेने की बात करी जा रही है, सो आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स के जो राइट एंड टू लाइफ एंड लिबर्टी एंड जो कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों फंडामेंटल राइट्स इन एनी कंडीशन नहीं लिए जा सकते इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। एंड बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो कर्टेल कर रहे हैं सो उसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से एक ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा। तो उन्होंने जिस जिस फंडामेंटल राइट को लेने की बात करेंगे वो फंडामेंटल राइट बस लिया जाएगा स्पेशली। वरना आर्टिकल 19 जो है जिसके अंदर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ टू फॉर्म एसोसिएशन, ये वाले जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 19 1A B C जो भी हैं ये वाले आपके ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन जो बाकी आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 14 23 एक्सेट्रा, ये वालों के लिए प्रेसिडेंट को अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा। सो फंडामेंटल राइट्स को लेकर मेजरली हमें इमरजेंसी से रिलेटेड ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब ये जो इमरजेंसी घोषित की गई थी इसके बारे में कैबिनेट को कब पता चलता है? सो इट वॉज ऑन द नाइट ऑफ 25 जून 1975 दैट द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। अब याद रखिएगा नाइट ऑफ 1975, दिन में नहीं रात को। दिन में तो चलो दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ऑलरेडी जेपी नारायण जी प्रोटेस्ट कर ही रहे थे लोगों के साथ। रात को बोलती है प्राइम मिनिस्टर लगाने को, रात को ही वो लग भी जाती है। दिल्ली के जितने भी मेजर हमारे न्यूज़पेपर्स की जो फैक्ट्रीज थी, कंपनीज थी जहाँ पे पब्लिश होते थे, उनके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। एंड 26 जून AM 6 AM इन द मॉर्निंग बेसिकली जो कैबिनेट है उनको बताया जाता है कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी कि जब ये नेशनल इमरजेंसी इंडिया में लागू हो जाती है उसका नतीजा क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं ओवरऑल इंडिया में। सो सबसे पहले जितनी भी एजिटेशन चल रही थी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ, चाहे दिल्ली में चाहे किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री, वो अचानक से रुक जाती है। रुक क्यों जाती है? जो कि इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लग गई है एंड अब गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है कि वो आर्टिकल 19 जो लोगों का फंडामेंटल राइट था प्रोटेस्ट करने का, फ्रीडम था उनको असेंबल करने का, पीसफुली अपनी बात को रखने का, स्पीच का, ये सारे राइट्स उनसे ले लिए गए थे। तो सबसे पहले जो भी एजिटेशन था इट केम टू अ स्टॉप एब्रप्टली। जितने भी स्ट्राइक्स थे वो बैन कर दिए गए। कई सारे ऑपोजिशन लीडर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें जेल में डाला गया। जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी कंट्री को एक करके और डिफिकल्ट होने लग गई।
प्रेस जो हमारा मीडिया है, मास मीडिया के ऊपर सेंसरशिप इंपोज कर दिया गया। सेंसरशिप इंपोज करने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा न्यूज़पेपर वाली जितने भी हमारे न्यूज़पेपर है, जो भी हमारे मैगजीन्स है, उनको अब गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कुछ भी पब्लिश करने के पहले। कि फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूज़पेपर है ABC, अगर वो लिख रही है कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी डिक्लेयर करी है वो अच्छी है या बुरी है, या जो भी वो लिख रहे हैं अपने न्यूज़पेपर में इमरजेंसी या किसी भी और चीज़ के बारे में, तो एक बारी वो गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय उसको रिव्यू करेगा, उसको पढ़ेगा, जो सेक्शन उसे इनवैलिड लगेगा वो उस न्यूज़पेपर से कटवा देगा, एंड फिर ही जाकर वो न्यूज़पेपर प्रिंट होकर पूरे कंट्री में फैल सकता है। सो न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई थी, दैट दे हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल बिफोर प्रिंटिंग एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर। कई सारे जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक RSS एंड जमायते इस्लामी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड जमायते इस्लामी को बैन कर दिया गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अगर ये प्रोटेस्ट करेंगी या कुछ भी करेंगी तो इनसे और ज़्यादा हालत बिगड़ सकती है कंट्री की। सो सर्टेन कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस वर बैन्ड एंड इवन प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ें भी बैन कर दी गई थी, मना कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी फंडामेंटल राइट्स थे सिटीजन्स के वो सस्पेंड कर दिए गए थे, इंक्लूडिंग राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। प्लस सिटीजन्स के पास जो पावर थी कि वो आर्टिकल 32 का यूज़ करके जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, या आर्टिकल 226 का यूज़ करके जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास, दैट इज़ वो अपने रिट्स को यूज़ कर सकते हैं, रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस। तो ये भी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से छीन ली गई थी कि जो हमारा रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस है वो क्या कहता है कि ऑन वॉट ग्राउंड्स अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। ठीक है, आर्टिकल 32 में जो आपको 5 रिट्स मिलते हैं उनमें से एक रिट है रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस, एंड इसका मतलब क्या होता है, लेट अस हैव द बॉडी, जहां पे जो कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट है, वो ऑर्डर करता है एक प्राइवेट या पब्लिक अथॉरिटी को कि आप हमें ये जिस पर्सन को भी आपने डिटेन करा है, जेल में डाला, उसको हमारे सामने पेश करिए एंड हमें बताइए कि किस पनाह पर, किस बेसिस पर आपने इस इंसान को अरेस्ट करा है। अगर वो रीजन वैलिड होता है तो उस अरेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, वरना उस बंदे को वहीं पर फ्री कर दिया जाता है। सो ये जो पावर थी रिट ऑफ हीबियस कॉर्पस की, ये भी गवर्नमेंट से, ये भी लोगों से छीन ली गई थी। एंड गवर्नमेंट इस दौरान अंधाधुंध जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बेसिकली हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट या पुलिस किसी को अरेस्ट कर रही है इस बेसिस पर कि अभी इसने कोई इलीगल काम नहीं करा है, कोई अनरेस्ट नहीं मचाया है, लेकिन देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि आने वाले समय में ये कुछ हुलिगनिज्म करेंगे जिसकी वजह से इनको अभी अरेस्ट कर लिया जाए। सो गवर्नमेंट मेड a lot of arrest using preventive detention and इन लोगों के पास हीबियस कॉर्पस यूज करने की भी शक्ति नहीं थी। सो कई सारे केसेस हाई कोर्ट्स के अंदर डाले गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर डाले गए उन अरेस्टेड पीपल के आधार पर कि के तरफ से कि इनको एटलीस्ट हीबियस कॉर्पस का तो हक मिलना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि ये क्यों अरेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, कई सारे हाई कोर्ट्स के अंदर जब इन सारे पिटीशंस की सुनवाई करी गई तो हाई कोर्ट्स का जजमेंट आगे से ही आया कि इवन इमरजेंसी के दौरान अगर किसी का अरेस्ट हुआ है सो उससे आप हीबियस कॉर्पस की पावर नहीं ले सकते हैं। अल्टीमेटली ये सारे जो भी केसेस थे उनकी अपील की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रैल 1976 के अंदर डिसीजन आता है कि अगर जो हाई कोर्ट का जजमेंट था वो उसके खिलाफ आता है कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी अगर किसी ने हीबियस कॉर्पस, अगर आपको अरेस्ट करा गया है तो आपको हीबियस कॉर्पस को यूज करने का हक नहीं है। इस दौरान गवर्नमेंट आपकी फंडामेंटल राइट्स जो है वो ले सकती है, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। प्लस इस दौरान हमें और भी बहुत सारे डिसेंट्स, रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं इमरजेंसी के खिलाफ। कई सारे जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, फर्स्ट वेव ऑफ जब इमरजेंसी आई थी, यानी जब स्टार्टिंग में इमरजेंसी कुछ महीने था, सो उनमें से कई लोग जो अरेस्ट नहीं हुए थे वो क्या करते हैं, वो छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, एंड वो अंडरग्राउंड होकर छुप कर लीफलेट्स, पैम्फलेट्स या कुछ भी इश्तेहार वगैरह छपवा रहे हैं एंड लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के इमरजेंसी के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करे, जो कि ये इलीगल ग्राउंड्स के ऊपर लगाई गई है। कई सारे जो हमारे न्यूज़पेपर्स लाइक द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, स्टेट्समैन हो गए, इन्होंने इमरजेंसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा कि इनको बोला गया था कि ये
जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेंगे पब्लिश करने से पहले अपने इन्फॉर्मेशन को। सो जिस पोर्शन पे गवर्नमेंट कोई ना कोई चीज़ सेंसर करती थी, कोई इन्फॉर्मेशन को काट देती थी, एडिट कर देती थी, दबा देती थी, उस पोर्शन को वो क्या करते थे, ब्लैक छोड़ देते थे। जो गवर्नमेंट की बताई हुई चीज़ थी उसको नहीं लिखते थे, उस पूरे सेक्शन को ही ब्लैक छोड़ देते थे, ताकि लोगों को पता चले कि इस न्यूज़पेपर के अंदर जो आज वो पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितनी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने छुपा दी है, काट दी है, चेंज करने की कोशिश करी है। इस तरह कुछ मैगजीन्स थी जैसे हमारी सेमिनार एंड मेन स्ट्रीम। सो इन मैगजीन्स ने डिसाइड करा कि इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग टू द इमरजेंसी, कि हम इमरजेंसी के आगे सबमिट नहीं करेंगे, हम अपना सेंसर जो हमारे ऊपर लगा रहे हैं उस हिसाब से ना एडिट करेंगे अपने कंटेंट को, ना ब्लैंक स्पेस छोड़ेंगे, वी विल रादर शट डाउन, कि इमरजेंसी के दौरान हम कुछ पब्लिश नहीं करेंगे, कुछ प्रिंट नहीं करेंगे, बिकॉज वी डू नॉट अप्रूव ऑफ इट। ठीक है। इस दौरान कई सारे जो जर्नलिस्ट थे उनको भी अरेस्ट करा गया, क्योंकि वो इमरजेंसी के खिलाफ बोल रहे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो लोगों से ले ही लिया गया था, इसलिए वो अगेन अपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने आप को आगे अपील नहीं रख सकते थे, उनके आगे अपने आप को बिना किसी कसूर का बेसिकली ठहराने के लिए। And many underground newsletters and leaflets were also published during this time to bypass the censorship. अब इस दौरान कई सारे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बोला, लेकिन ये ओपन विद्रोह जो होता था इमरजेंसी के खिलाफ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। सो फॉर एग्जांपल एक कन्नड़ राइटर थे शिवराम करंत, इनको पद्म भूषण अवार्ड करा गया था। एंड एक हिंदी राइटर थे फनीश्वर नाथ रेणु, जिनको पद्मश्री अवार्ड करा गया था। सो इन्होंने अपने अवार्ड्स को रिटर्न कर दिया था, सरकार को वापस दे दिया था कि हमें ऐसी सरकार से कोई सम्मान नहीं चाहिए जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स तक ले रही है। सो दिस वॉज अ वे ऑफ प्रोटेस्ट बाय टू ऑफ द प्रोमिनेंट राइटर्स, फनीश्वर नाथ रेणु एंड शिवराम करंत, जिनको पद्म भूषण एंड पद्मश्री से अवार्ड करा गया था, एंड इन्होंने प्रोटेस्ट के तहत अपने अवार्ड्स को वापस कर दिया था। सो ये जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, नेम्स है, कौन सा अवार्ड मिला है, ये आपको मैच में आ जाएगा, वन वर्ड में आ जाएगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाएगा। सो बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर रीडिंग ऑल दीज सेक्शन। कौन से न्यूज़पेपर ने सेंसरशिप के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता, कौन सी मैगजीन थी जिन्होंने शट डाउन कर लिया था। तो न्यूज़पेपर एंड मैगजीन के नाम में कंफ्यूज नहीं हो रहा। जब न्यूज़पेपर पूछा है तो आपको न्यूज़पेपर का ही नाम बताना है, जब मैगजीन पूछा है तो आपको स्टेटमेंट का ही नाम बताना है। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमारा इमरजेंसी का दौरान है, इस दौरान ही इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पास हुआ था जिसको हम 42nd अमेंडमेंट भी कहते हैं। एंड इस अमेंडमेंट के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। सो एक बारी हम इस 42nd अमेंडमेंट को अब डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहने के पीछे का रीजन क्या है कि इस अमेंडमेंट के अंदर इतने सारे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, इतने सारे अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं अलग अलग आर्टिकल्स में, कि इसको नाम दे दिया जाता है दैट इट इज मोर लाइक अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? सबसे पहले इसके अंदर हमारे प्रीएम्बल के अंदर चेंज किया जाता है। प्रीएम्बल के अंदर क्या चेंज करा जाता है? शॉर्टकट में आप याद कर सकते हैं SST, कि बेसिकली इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट वर्ड हम एक ऐड करते हैं इसके अंदर प्रीएम्बल में, सेक्युलर वर्ड ऐड करते हैं हम, एंड T से आप इंटेग्रिटी याद कर सकते हैं। जो लाइन है यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, वो बेसिकली इंटेग्रिटी वर्ड जो है हमारा वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड करा गया। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा प्रीएम्बल की लाइन है, वो सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड जो है वो भी 42nd अमेंडमेंट में ही ऐड करा गया। प्लस फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो भी इसी दौरान ऐड करी गई। एंड जब फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई तो उस टाइप पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई थी, प्रेजेंटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट, कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऑलमोस्ट 3 to 4 नए DPSP ऐड करे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन द 42nd अमेंडमेंट। और बात करें कुछ सब्जेक्ट्स जो थे वो स्टेट लिस्ट से
कॉन्करेंट लिस्ट में डाले गए थे। ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट्स ऐसे थे, एजुकेशन एंड ऑल, जो हमारे स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। प्लस इसी अमेंडमेंट के अंदर हमें देखने को मिला था कि लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टेन्योर था वो 5 इयर्स से बढ़ा दिया गया था, ओवरऑल 6 इयर्स कर दिया गया था। ठीक है, सो लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो एमपी या एमएलए थे उनका टेन्योर ओवरऑल 6 इयर्स का कर दिया गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। प्लस बोल दिया गया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, इसके अगेंस्ट ये नहीं बोल सकते किस ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ा गया है, सही है गलत है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड पीएम के इलेक्शन को कंटेस्ट करने से मना कर दिया, सॉरी कंटेस्ट नहीं, उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन पूछने से मना कर दिया गया था। नेक्स्ट, हाई कोर्ट से जो जुडिशियल रिव्यू था वो ले लिया गया था। ये पावर हाई कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू की ले ली गई थी। ऐसे और बहुत सारे चेंजेस है जो हमें 42nd अमेंडमेंट में देखने को मिले थे। एंड अल्टीमेटली ये जो सारे अमेंडमेंट्स है सारे के सारे नहीं लास्ट कर पाते हैं। थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट सरकार आती है 1978 में जनता पार्टी की, एंड जब ये 1977 में, एंड जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करते हैं। एंड उस अमेंडमेंट के वजह से कई सारे जो फीचर्स थे हमारे 42nd अमेंडमेंट के वो सारे कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि जो लोकसभा का टेन्योर बढ़ा दिया गया था, फ्रॉम 5 to 6 इयर्स कर दिया गया था, वो जो ड्यूरेशन है वो दोबारा कम कर देते हैं, 5 इयर्स का ही कर देते हैं। नेक्स्ट, जो हाई कोर्ट्स की जुडिशियल पावर रिव्यू की पावर ले ली गई थी, सो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये पावर हाई कोर्ट की रिस्टोर कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 44th अमेंडमेंट की एक दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि सबसे पहले 44th अमेंडमेंट ये चीज़ क्लियर कर देता है कि अब अगर इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगनी है तो वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड्स पे नहीं लग सकती है। ये जो है इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे अब इंडिया में इमरजेंसी नहीं लगती है। इसकी जगह वर्ड ऐड करते हैं आर्म्ड रेबेलियन, कि अगर देश के लोग जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो आर्म्स के साथ रिबेलियन पे उतर चुका है, उसने वेपन्स उठा रखे हैं, तो जाके कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड, सॉरी आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। एंड ये जो इमरजेंसी है इसके लिए कैबिनेट का प्रेसिडेंट को लिखित रूप में बोलना जरूरी है, क्योंकि इस वाले इमरजेंसी में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने अपने मर्जी से प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि इमरजेंसी लगा दीजिए, एंड कैबिनेट को अगले दिन सुबह 6 बजे पता लगा था इस बारे में। तो ये चीज कंपलसरी कर दिया कि अब अगर इंडिया में आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड पे इमरजेंसी लगनी है, किसी भी ग्राउंड पे इमरजेंसी लगनी है, सो कैबिनेट का रिटन अप्रूवल प्रेसिडेंट के पास पहुंचना जरूरी है। इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर हु विल एडवाइज, इट इज द कैबिनेट हु विल एडवाइज रिगार्डिंग द imposition of the emergency. So overall this was all about the imposition of emergency and the consequences of emergency, कि जब इमरजेंसी लागू होती है कंट्री के अंदर तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो सारी चीज़ें कर दे जिससे उसके पास पावर आगे आने वाले समय में भी रहे। वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कम कर दे रही है या तो फिर अपने एमपी एमएलए का टेन्योर बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन 44th अमेंडमेंट जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आकर पास करती है तो वो ज़्यादातर 42nd अमेंडमेंट के चेंजेस को ख़त्म कर देती है, ताकि इंडिया में जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहीं से अफेक्ट ना हो एंड आगे जो गवर्नेंस है वो आसानी से हो सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड लेक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी एंड ऑल्सो अबाउट द 42nd एंड 44th अमेंडमेंट की इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। अब जो भी टॉपिक आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस करा, इसके बेस पर आपसे CUET UG के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। 19/6/2023 स्लॉट 3 में आपसे ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैं भी आपको दिखा रहा हूं।
First question is, under which article the President of India can impose an emergency on grounds of internal disturbance and external threats? So it is Article 352 जिसके बेसिस पे जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया में इमरजेंसी लगा सकते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो ग्राउंड्स है वो अब चेंज कर दिया गया है, उसकी जगह आर्म्ड रिबेलियन है, उसके बेसिस पर इंडिया में इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। एक्सटर्नल थ्रेट्स रेफर टू अ सिचुएशन जहां पे कोई फॉरेन कंट्री जो है वो इंडिया में इन्वेड कर रही है, क्या पता वॉर चल रहा हो, तो ऐसे सिचुएशन में ओवरऑल इंडिया के अंदर 3 बारी नेशनल इमरजेंसी लगी है। 2 बारी तो एक्सटर्नल थ्रेट्स के ग्राउंड पे लगी थी जब वॉर चल रहा था इंडिया का, एंड 1 बारी लगी थी हमारी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस इंदिरा गांधी के समय पे। उसके बाद से जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आता है सो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले ग्राउंड को हटा दिया जाता है एंड उसकी जगह वर्ड ऐड करते हैं आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है सो इट कैन बी डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। So the correct answer is option 3. Next is, a Hindi writer awarded with Padma Shri returned his award in protest against the suspension of democracy. The writer was, so the correct answer is again option number 3, फनीश्वर नाथ रेणु। इसी लेक्चर में हम पढ़ के हटे हैं कि शिवराम करंत जो थे उनको पद्म भूषण मिला था, फनीश्वर नाथ रेणु को पद्मश्री मिला था। ये जो थे इन्होंने अपने अपने अवार्ड्स को रिटर्न कर दिया था एज अ वे ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इमरजेंसी। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क। सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज, इन रिस्पांस टू द स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन गुजरात एंड मोरारजी देसाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कि जो 1974 में गुजरात में प्रोटेस्ट चल रहा था जनवरी मंथ से, उसमें मोरारजी देसाई का क्या रोल था? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 कि उन्होंने बोला था दैट ही विल गो ऑन एन इनडेफिनेट फास्ट फॉर फ्रेश इलेक्शंस, एंड बाद में फ्रेश इलेक्शंस करने भी पड़ते हैं, कांग्रेस हार जाती है एंड मोरारजी देसाई फिर वहां के सीएम बनते हैं। नेक्स्ट इज आपको एजर्शन एंड रीजन दिया गया था। एजर्शन वाज, इन May 1974 द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर रेलवे मैन स्ट्रगल लेड बाय जॉर्ज फर्नांडिस गेव अ कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द रेलवेज। करेक्ट है स्टेटमेंट, एजर्शन बिल्कुल सही है, बट जो हमारा रीजन है वो गलत है। क्या रीजन कहता है? द एम्प्लॉयज वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज द रेलवेज। तो प्राइवेटाइजेशन द रेलवेज की यहाँ पे बात नहीं करी जा रही थी, यहाँ पे जो सर्विस कंडीशन है उनको इंप्रूव करने की बात करी जा रही थी एंड बोनस की डिमांड करी जा रही थी। सो दीज वर द 2 ग्राउंड्स ऑन विच the other railway workers were supporting this strike. It was not privatization of railways जिसके वजह से ये strike call करी गई थी, ठीक है। So the correct answer is option number 4. The assertion is correct, but जो reason है वो incorrect है, ठीक है। So ये हो गए आपके lecture 1 के homework, all right। अब आज जो हमने लेक्चर पढ़ा है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। यू हैव टू कमेंट एंड लेट अस नो कि इसका आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों के बारे में ही बताना है, ठीक है। सो यहां पे जो आपका पहला क्वेश्चन है दैट इज अबाउट विच स्टेटमेंट अबाउट लोकनायक जयप्रकाश नारायण इज इनकरेक्ट। सो जेपी नारायण के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो टोटल रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। इसके अलावा कई सारी और इंफॉर्मेशन है जो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगी। आई विल शो यू हियर, यू कैन सी। तो इस पैसेज से बेसिकली मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर पूछा, एक बार हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि जयप्रकाश नारायण बेसिकली इनिशियली अपने यूथ में ही वाज अ मार्क्सिस्ट लीडर, ठीक है। कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी को ये फॉलो करते थे, जो चाहते थे कि एक तरह का रेवोल्यूशन आएगा, एक जिससे जो बॉर्जोय क्लास है वो उनको ओवरथ्रो कर देंगे एंड जो प्रोलेटेरिएट, जो वर्किंग क्लास है, जो लेबर क्लास है, वो पावर में आ जाएंगे। सो इनिशियली ही वाज अ मार्क्सिस्ट इन हिज यूथ, बट बाद में वो चेंज होता है, सोशलिस्ट बनते हैं ये। एंड ही वाज द फाउंडर जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। 1934 में जो सीएसपी बनी थी ये उसके फाउंडर जनरल सेक्रेटरी थे, बाद में सोशलिस्ट पार्टी से एसोसिएट होते हैं। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में ये बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी के साथ। उसके बाद से भूदान मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं एंड 1955 आते आते तक ये एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। ही वाज आल्सो द लीडर जो मना कर देते हैं नेहरू जी के फर्स्ट कैबिनेट को ज्वाइन करने में। इसके आगे अगर बात करें सो ही वाज इन्वॉल्वड विद नेगोशिएशंस विद द नागा रिबेल्स, पीस इनिशिएटिव्स से रिलेटेड जो बात करी गई थी कश्मीर में, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। चंबल में डेकॉइट्स को सरेंडर कराने में इन्होंने नेगोशिएट करा था, रोल प्ले करा था। एंड बिहार मूवमेंट के तो ये इंपॉर्टेंट लीडर थे ही 1974 के, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिनके वजह से जनता पार्टी हमें देखने को मिलती है। सो दिस वाज अबाउट जयप्रकाश नारायण, जो आपसे हमने
होमवर्क में पूछा है, इसको एक बार दोबारा अच्छे से रीड करेगा, यू विल बी एबल टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द कैबिनेट रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेस्ट एंड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। सो इसके बारे में आपको बताना है कि एग्जैक्टली कब कैबिनेट को पता लगा था अबाउट द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। सो आई होप आपको लेक्चर 2 इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें भी जानी होंगी अपने बुक के से बियॉन्ड जाकर भी, एंड ये आपके ज़रूर काम आएगी। सो वॉच दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET एग्जाम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।